नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारा ये जो वीडियो है ये पहला वीडियो है सन 2023 जो कि नया साल है, उसका पहला वीडियो है। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा खास बनाया जाए और इसके लिए जो हमने टॉपिक चुना है जिसकी काफी समय से डिमांड की जा रही थी आप लोगों की तरफ से, वह हमने चुना है कि एक QMS इंजीनियर या MR की क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक QMS MR को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। साथ ही अगर आप एक QMS या MR हैं तो अपनी आपको एक बेहतर QMS MR कैसे आप बना सकते हैं। और साथ ही अगर आप इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कर रहे हैं एज ए MR एज ए QMS, तो आप लोगों से क्या क्या जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। दोस्तों, जैसे मेरा जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य ये होता है कि आप जो भी मेरी वीडियो देखें उसको देख करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और आप जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उसको बेनिफिट्स पहुंचाएं अपनी ग्रोथ के साथ साथ। उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ आपने यहाँ से देखा और तैयारी करी इंटरव्यू की और कहीं और जाकर के इंटरव्यू दे दिया। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जिन लोगों के लिए QMS या MR शब्द बिल्कुल नया है, हम इसकी फुल फॉर्म जानेंगे और इसका मतलब समझेंगे। दोस्तों, QMS का जो फुल फॉर्म है वो होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और जो MR की फुल फॉर्म होती है वह होती है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। दोनों के दोनों जो शब्द हैं वो क्वालिटी सिस्टम से रिलेटेड है। QMS अक्सर जो है वो हम बोल देते हैं ISO 9001 2015 को। तो QMS हो गया क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको हम बोलेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और जो इस चीज को कंपनी के अंदर रन कराएगा या उसको फॉलोअप करेगा वो हो गया हमारा QMS एग्जीक्यूटिव या QMS इंजीनियर। इसी तरीके से एक शब्द है MR, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, कि जो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करे वह हो गया मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो जो QMS इंजीनियर है या MR है उनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑलमोस्ट सेम होती है। MR का भी यही काम होता है कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी के अंदर चल रहा है वह फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर करना, अगर कहीं गैप्स हैं उनको काउंटर करना और उनको इम्प्लीमेंट कराना इंडस्ट्री के अंदर, या अगर हमने कोई नया सिस्टम नया प्रोसीजर डेवलप करना है तो उस पे हमें काम करना। ये रोल होता है मुख्य तौर पे QMS इंजीनियर या MR का। जो ISO 9001 2015 का नया अपग्रेड आया था 2015 में, जो ISO 9001 2015 का अपग्रेड आया था उसके अंदर MR जो शब्द है उसकी जो कंपल्सन था या MR जो पोस्ट है उसको कंपल्सन को हटा दिया गया था कि किसी कंपनी को MR रखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक MR रखते हो या QMS एग्जीक्यूटिव रखते हो तो आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से रन कर पाता है, क्योंकि एक पर्सन तो है जो सारे के सारे सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर चीजें फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो यह रोल होता है एक QMS इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव का किसी भी कंपनी के अंदर। अक्सर आपने अपने दोस्तों से भी सुना होगा कि मैं कंपनी के अंदर सिस्टम देखता हूँ, मैं सिस्टम्स को चेक करता हूँ। तो ये सिस्टम्स की जो बात होती है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात होती है, जिसके अंदर सारे प्रोसीजर्स, फॉर्मेट्स, डॉक्यूमेंट्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, SOPs, ये सारी चीजें आ जाती हैं QMS के अंदर। अब दोस्तों, हम जो यहाँ जानने वाले हैं कि QMS इंजीनियर को क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए या क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसको जानने से पहले हम एक मेन चीज को समझेंगे कि QMS या MR की नीड क्या है या किसी सिस्टम की नीड क्यों है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री के काम करने के दो अप्रोचेज होती हैं। जो पहली अप्रोच होती है वह होती है मैन बेस्ड अप्रोच, और जो दूसरी अप्रोच होती है वह होती है सिस्टम बेस्ड अप्रोच।
जो मैन बेस्ड अप्रोच है उसके अंदर कोई प्लांट हेड है या क्वालिटी हेड है या कोई डिपार्टमेंट हेड है, उसने जो कह दिया उस हिसाब से काम हो रहा है। अब वो भाई साहब कंपनी को छोड़ के चले गए तो कंपनी या वह डिपार्टमेंट सारा का सारा कोलैप्स कर गया और उनकी अलग भुपौती चल रही है डिपार्टमेंट के अंदर जी, अगर मैं नहीं हूं तो सब कुछ चलेगा ही नहीं। वहीं जो सिस्टम बेस्ड अप्रोच होती है वह इस तरीके से होती है कि हर चीज का एक सिस्टम, एक तरीका डिफाइन होगा कि अगर हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है तो इस तरीके से काम होगा, पहला स्टेप ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे अलग फर्दर प्रोसेसेस हो सकते हैं, तो हर प्रोसेस का एक एसओपी बना होगा, डब्ल्यूआई बनी होगी, उसके रिकॉर्ड्स होंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके फॉर्मेट्स होंगे जो आपस में इंटरलिंक होंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के एक सिस्टम रन करता है। तो जिस इंडस्ट्री के अंदर सारे प्रोसीजर्स डिफाइन है, सारे तरीके डिफाइन है और उन तरीकों के हिसाब से काम होता है, वह हो गई हमारी सिस्टम बेस्ड कंपनी। और ऐसी कंपनी जिनके अंदर कोई सिस्टम डिफाइन नहीं है, सब मैन डिपेंडेंट है, ज्यादातर किस पे डिपेंडेंट है, वो बाबूजी के ऊपर डिपेंडेंट है या लाला जी के ऊपर डिपेंडेंट है, उन्होंने जो बोल दिया उस हिसाब से काम हो रहा है, या उससे नीचे जो प्लांट हेड है या फैक्ट्री मैनेजर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपको अपनी कंपनी को आगे लेकर के जाना है तो आपको सिस्टम बेस्ड कंपनी पर आना ही पड़ेगा। अगर हम देखें ये रिलायंस, मारुति या होंडा, इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वह सिस्टम के बिना चल ही नहीं सकती। तो वहां पे सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही जब हम कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाने की सोचते हैं, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज भी बढ़ेंगे, मशीनरी भी बढ़ेंगी, प्लांट भी हमें कई सारे लगाने पड़ेंगे। तो अगर हम सब कुछ मैन डिपेंडेंट होगा हमारा, कोई सिस्टम ही नहीं होगा, तो क्या होगा कि कंपनी कोलैप्स कर जाएगी और ग्रोथ नहीं कर पाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सिस्टम डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है अगर हमें ग्रोथ करनी है। अब जानेंगे कि क्यूएमएस इंजीनियर या एमआर जो होता है उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि एक बेहतर क्यूएमएस इंजीनियर या बेहतर एक एमआर वह बन सके। दोस्तों वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, इसलिए जो भी हम जानकारी यहाँ जानेंगे उनको ब्रीफ में जानेंगे। अगर आपको फर्दर उनके ऊपर और डिटेल में वीडियो देखनी हो तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनपे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, आप वहां से जा करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं इन डिटेल में। दोस्तों सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है एज ए एमआर या क्यूएमएस, वो है कंप्यूटर लिटरेसी। अब जो कंप्यूटर लिटरेसी है उसका मतलब क्या है कि आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से चलाना आना चाहिए, खास तौर पे एमएस एक्सेल, गूगल शीट्स। अगर गूगल शीट्स में नहीं आती तो एक्सेल के अंदर आपको फॉर्मूले, फॉर्मेटिंग, एनालिसिस, ये सारी चीजें इंटरलिंक करना एक शीट को दूसरे शीट से, ग्राफ्स वगैरह बनाना, चार्ट्स वगैरह बनाना, आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना, प्रोसेस फ्लो बनाना, इस तरीके की चीजें आपको एक्सेल के अंदर बनानी आनी चाहिए। साथ ही साथ जो पावर पॉइंट है जिसको हम पीपीटी भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीपीटी, एमएस पावर पॉइंट भी आपको अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए, उसको एडवांस लेवल पे आपको आना चाहिए कि ताकि आपको कोई पीएफडी बनाना हो, कोई डब्ल्यूआई बनाना हो जो एक्सेल में बनाने में पॉसिबिलिटी ना हो, आप उसको पीपीटी में आसानी से बना पाओगे। विजुअल्स ज्यादा अच्छे तरीके से आप पीपीटी में बना सकते हो। साथ ही आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, किसी क्लाइंट को देनी है, अपने बॉस को देनी है, तो उसके लिए भी आपको पीपीटी अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। साथ ही अगर आपको ऑटो कैड भी अगर आता है तो ये एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आपके पास अगर कोई ड्राइंग है, कोई लेआउट है, वो सारी चीजें आप आसानी से ऑटोकैड से भी देख सकते हो और उसको आपको कहीं और यूज करना है तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो कि भाई ये वाली ड्राइंग मुझे पीडीएफ बना के दे दो या इसको मुझे इमेज फाइल में कन्वर्ट करके दे दो। तो आप क्या कर सकते हो कि खुद ड्राइंग भी बना सकते हो, और अगर साथ ही साथ कोई ड्राइंग बनी है तो उसको आप वहां से, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, पीडीएफ लेना है, अपने किसी डब्ल्यूआई के अंदर लगाना है, एसओपी के अंदर लगाना है, प्रोसीजर के अंदर लगाना है, तो वो आप लगा सकते हो। बेसिकली ये मेन मेन चीजें हैं जो आपको कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर पता होना चाहिए। साथ ही इंटरनेट सर्फिंग इज मस्ट, ये आपको इंटरनेट सर्फिंग, इंटरनेट यूज करना भी आना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वह है
अवेयरनेस ऑफ जनरल टॉपिक्स। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम करते हैं तो कुछ ऐसे जनरल टॉपिक्स या कॉमन स्किल्स होती हैं, वह आपको पता ही होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमारा आता है 5S और सेफ्टी। 5S क्या है? 5S 5 जापानी शब्दों से मिलकर के बना है। सेरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु, सित्सुके। अगर इसको हम इंग्लिश में देखें तो 1S जो पहला एस है वह हो गया सॉर्ट करना, वांटेड और अनवांटेड चीजों को अलग अलग करना। 2S हमारा हो गया सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, कि हर वस्तु की जगह हो, हर वस्तु अपनी निर्धारित जगह पर हो। तीसरा है हमारा शाइनिंग या क्लीननेस, कि हमारा जो प्लांट है वह एकदम साफ सुथरा वेल मेंटेन होना चाहिए। चौथा है हमारा स्टैंडर्डाइज, कि हर चीज का एसओपी स्टैंडर्ड प्रोसीजर डिफाइन हो और वह फॉलो हो। और सबसे आखिरी है हमारा सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन, कि हमने जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, जितने भी नियम बनाए हैं 5S से रिलेटेड, वो सारे मेंटेन हो। साथ ही साथ जो सेफ्टी है, सेफ्टी भी एक मेजर कंसर्न है। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम ब्रीफ में बात करें तो किस किस को सेफ्टी या सुरक्षा की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले है मैन या वुमन भी कह सकते हो, कि जो मैन पावर है, वर्क फोर्स है। उसके बाद है मटेरियल, कि जो हमारा मटेरियल है वह भी सेफ रहना चाहिए। और उसके बाद है हमारा मशीन, कि जो हमारी मशीन है वह भी सेफ रहना चाहिए। इन तीन चीजों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हमने यह मेंटेन किया हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्लांट है वह सेफ है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वह है काइजन, और उसके बाद है पोकायोके। कुछ लोग काइजन पोकायोके में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। काइजन क्या है? दो जापानी शब्दों से बना है, काई और जेन। काई का मतलब हो गया चेंज और जेन का मतलब हो गया गुड। तो काइजन हो गया चेंज फॉर गुड, या बेहतर के लिए सुधार करना, या कोई भी छोटा सा सुधार करना। ठीक है, इसको हम अक्सर निरंतर सुधार भी कहते हैं, कि आज हमने जो काम किया उसको अगर करने में हमें 90 सेकंड लगे, तो मैंने कल कोई इंप्रूवमेंट करी और वह अब 85 सेकंड लग रहे हैं। तो ये क्या हो गया? मेरा एक काइजन हो गया, एक सुधार हो गया। या मेरे जो टूल्स हैं, टूल्स को रखने का तरीका ठीक नहीं है, मैंने अब उनका तरीका प्रॉपर कर दिया, एक शैडो बोर्ड बना दिया, शैडो बोर्ड के ऊपर टूल्स को टांग दिया, तो मेरे टूल्स जो है आसानी से अब मैं निकाल सकता हूँ, रख सकता हूँ। तो यह क्या हो गया? एक काइजन हो गया, एक सुधार हो गया। बल्कि अब जानते हैं पोकायोके। पोकायोके भी अगेन दो जापानी शब्दों से मिलके बना है, पोका प्लस योके। पोका का मतलब है मिस्टेक, योके का मतलब है प्रूफिंग। तो पोकायोके क्या हुआ? मिस्टेक प्रूफिंग करना, कि कोई व्यक्ति भूल कर भी गलती ना कर पाए, हमने ऐसा कोई सिस्टम लगा दिया, तो वह क्या कहलाएगा? पोकायोके। पोकायोके भी क्या है? एक काइजन ही है, एक सुधार ही है, लेकिन वह क्या कर रहा है? एक मिस्टेक प्रूफिंग कर दे रहा है, कि आपको गलती से भी गलती ना करने दे। सपोज आपके पास कोई टूल है जिसमें आपको कोई कंपोनेंट लगाना है, और कंपोनेंट क्या है? उल्टा भी लग सकता है, सीधा भी लग सकता है। सीधा लग गया तो उसपे ड्रिलिंग या टैपिंग जो होनी है वो सही हो गई, उल्टा लग गया तो उसपे उल्टी डायरेक्शन में ड्रिलिंग टैपिंग हो गई, वह गलत हो गया। तो उसके लिए क्या किया हमने? जो हमारा टूल है या जो हमारा फिक्सचर है उस पे कुछ लोकेटिंग पिन लगा दी, या कुछ चीजें ऐसी लगा दी कि पार्ट उसमें उल्टा फिट हो ही ना सके, कि बंदा जानबूझ के भी गलती कर ही ना पाए। तो वह क्या कहलाएगा? हमारा पोकायोके कहलाएगा। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, कि मेरे पास एक यह यूएसबी कनेक्टर है और एक यूएसबी है। अब यूएसबी में आपने देखा होगा कि एक तरफ सिरा जो है नीचे ज्यादा मोटा होता है, एक तरफ स्लॉट होता है। प्लस इसमें इसी का उल्टा जो होता है, एक हो गया मेल, ये हो गया फीमेल वर्जन। अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ठीक है, मैं इसको उल्टे को इसमें फिट ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं इसको घुमा करके लगाता हूं तो ये यूएसबी इसके अंदर कनेक्ट हो गई। तो ये क्या किया यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने? पोका योके कर दिया, कि कोई व्यक्ति गलती से भी इसको उल्टा कनेक्ट कर ही ना सके। उल्टा कनेक्ट करेगा तो क्या होगा? डायरेक्शंस नेगेटिव पॉजिटिव की चेंज हो गई और डिवाइस हो सकता है सही तरीके से काम ना करे।
तो उसने क्या किया, इसके अंदर एक पोका योके लगा दिया कि जब भी आप कनेक्ट करोगे तो सीधा ही होना चाहिए, तो ही कनेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, एक पोका योके हो गया। और अगर इसी डिवाइस से हम काइजन को समझे, तो काइजन क्या है कि आप ये देख रहे हो मेरे पास एक ये सी टाइप का पोर्ट है। अब मैं इसको अपने लैपटॉप में लगाता हूं, तो ये क्या है, एक सिंगल पोर्ट है। सिंगल पोर्ट को इसने 3 पोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है। तो ये क्या, एक तरीके से काइजन हो गया, एक सुधार हो गया कि भाई मेरे लैपटॉप में क्या है, पोर्ट एक है, लेकिन मैंने उसमें कुछ कनेक्टर ऐसा लगाया तो एक पोर्ट ही मेरे 3 पोर्ट का काम करेगा, कि वह एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यह है काइजन हो गया। इसके बाद है पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। अगर आपको अंग्रेजी का मतलब समझ में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो पार्ट्स पर मिलियन की अगर हम हिंदी देखें तो क्या हुआ कि 10 लाख में कितने पार्ट। तो पीपीएम क्या हुआ कि जो हमारे पार्ट रिजेक्ट हुए, सपोज हमारे 5 पार्ट रिजेक्ट हुए, कितने में से, 100 में से हमारे 5 पार्ट रिजेक्ट हुए। इसका हमें पीपीएम निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, इसका रिजेक्शन का रेशियो निकालना है। तो एक तो तरीका है हम इसका परसेंटेज निकालें। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया मेरा, 5% रिजेक्शन हो गया। लेकिन आजकल जो इंडस्ट्रीज हैं या कस्टमर्स हैं वो मांगते हैं पीपीएम में मॉनिटरिंग। तो पीपीएम में निकालना होगा तो क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 लाख। ठीक है, या फिर 1 मिलियन। अब इसको डिवाइड करेंगे हम सीधा यहां से, और ये कितना हो गया अब हमारा, 50,000 पीपीएम। ठीक है, अब जो हमें शब्द 5% बड़ा छोटा सा लग रहा था, जो हमने बोला 50,000 पीपीएम, तो हमें बहुत ज्यादा बड़ा दिखने लगा। तो हम जल्दी फोकस करेंगे और जल्दी एक्शन लेंगे रिजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो पीपीएम क्या है, एक रिजेक्शन को मॉनिटर करने की मैट्रिसेस है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है सीओपीक्यू। सीओपीक्यू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। हमें क्या करना है कि जो पूरे महीने हमने रिजेक्शन बनाई, कस्टमर कंप्लेंट हैंडल करी, प्रीमियम फ्रेट पे माल भेजा या रीवर्क हुआ हमारा, तो उसके अंदर हमारी कितनी कॉस्ट निकली, ठीक है, उसको हम निकालेंगे। और उसको हम देखेंगे कि एक पीस के ऊपर वह कॉस्ट हमें कितनी पड़ी और ओवरऑल कॉस्ट कितनी पड़ी, जो हमने गलत मटेरियल बनाया या रिजेक्ट या रिवर्क मटेरियल बनाया, क्वालिटी ओके मटेरियल नहीं बनाया, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो इन डिटेल बना चुका हूं, आप वीडियोस में जाके सर्च कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के ऊपर वीडियो। नेक्स्ट है हमारा आरबीए। आरबीए क्या होता है, रेड बिन एनालिसिस। रेड बिन एनालिसिस का मतलब क्या है कि डेली बेस पे जो रिजेक्शंस निकल रही हैं उनको इकट्ठा करना, उनके ऊपर एनालिसिस करना कि किस कारण से निकल रही हैं, और उस पर एक्शन लेना, ताकि हम रिजेक्शंस को कंट्रोल कर सकें। कौन करता है इसको, इसको करती है सीएफटी, क्रॉस फंक्शनल टीम, जिसके अंदर क्वालिटी, प्लांट हेड, प्रोडक्शन, टूल रूम, मेंटेनेंस सब लोग होते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे की जाती है, 15 से 20 मिनट लगते हैं। सारे के सारे रेड बिन एरिया में इकट्ठे होते हैं। सारी मशीनों पे जो रिजेक्शन या रीवर्क निकली है उसको वहां पे इकट्ठा किया जाता है, उसको काउंट किया जाता है, और डिफेक्ट्स किस किस कारण से निकले वो देखा जाता है, और उस पे एक्शन लिया जाता है। इसके बाद है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड लैब टेस्ट नॉलेज। आप ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं यहाँ पे लैब है, केमिकल लैब हो सकती है, वो मेटलर्जिकल लैब हो सकती है, तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। या आप एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी में काम करते हैं या मोल्डिंग कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पे जो वर्नियर है, माइक्रोमीटर है, ये सारी चीजें आपको चलानी आनी चाहिए। उनका लीस्ट काउंट क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये आपको सही तरीके से चलाना, यूज करना, इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसके बाद जो स्किल नंबर 3 है वह है आईएसओ आईएटीएफ की नॉलेज। आपको एज ए क्यूएमएस या एज ए एमआर काम करना है तो आपको जो आईएसओ है, आईएसओ 9001, अगर मैं यहाँ पे आईएसओ की बात कर रहा हूँ तो मैं ज्यादातर आईएसओ 9001 की बात कर रहा हूँ।
ISO 9001 जो है या IATF 16949 जो है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि क्या-क्या क्लॉजेस हैं, स्टैंडर्ड की क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता होगा तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। साथ ही अगर आप इनका इंटरनल ऑडिटर का भी कोर्स कर लेते हो, तो वह भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही होगा। अब आप ये ना बोलें कि जी सर आप इंटरनल ऑडिटर का कोर्स कराते हैं या नहीं। अभी हम लोग इंटरनल ऑडिटर का कोर्स नहीं कराते हैं, और भी आप बहुत सारी जगह होंगी जहां पे आपको इंटरनल ऑडिटर के कोर्सेज मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ, हमारी जो AYT इंडिया एकेडमी की ऐप है, उसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। वहां से जाकर के आप भी कोर्सेज परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको रेडी टू यूज फॉर्मेट्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे और कुछ केस स्टडीज भी मिलेंगी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो कोर्स बाय कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट जानकारी होनी चाहिए वह होनी चाहिए आपको 7QC टूल्स के बारे में। बेसिकली जो 7QC टूल्स हैं या 7 क्वालिटी टूल्स हैं, ये क्या होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आए क्वालिटी से रिलेटेड या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप इन टूल्स को अप्लाई करके उनको रिजॉल्व कर सकते हो या उन तक पहुंच सकते हो जो कारण है। अब ये टूल्स क्या क्या है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहला है हमारा क्या? चेकशीट। चेकशीट क्या है? बेसिकली चेकशीट होती है हमारी डेटा कलेक्शन के लिए, हम चेकशीट बनाते हैं। डेटा रिकॉर्डिंग के लिए हम चेकशीट बनाते हैं कि भाई कौन कौन से डिफेक्ट्स ज्यादा निकल रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं, किस महीने में प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं। जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स हैं बेसिकली उस तरीके से डिजाइन होती है हमारी चेकशीट्स। 7QC टूल्स के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वह भी जाकर के देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो है उसको हम फिश बोन डायग्राम भी बोलते हैं। फिश बोन डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो शेप दिखाई दे रही है, इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है कि मछली का मुंह हो गया, इस पे हम प्रॉब्लम लिखते हैं। इसकी जो कंघी है या इसके दांते हैं, इनके ऊपर हम क्या लिखते हैं? इसके ऊपर हम लिखते हैं कॉजेस। कॉज एंड इफेक्ट किस लिए बोला? कि ये जो कॉज है, इन कॉजेस की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कॉज एंड इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरेटो चार्ट। इसको हम 80-20 रूल भी बोलते हैं। पेरेटो चार्ट क्या बताता है हमें? कि जो हमारे 20% डिफेक्ट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं 80%। मतलब कि समझिए कि हमारे टोटल 10 टाइप के डिफेक्ट हैं, लेकिन 2 टाइप के डिफेक्ट ऐसे होंगे जो कि 80% होंगे, बाकी के जो 8 टाइप हैं वो 20% होंगे। जो पेरेटो लॉ है वो एक यूनिवर्सल लॉ है, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप क्लास में भी हो तो क्लास में भी आप देखो कि 20% बच्चे ही होंगे जो 80% रिजल्ट लेकर के आते हैं या 80% से ऊपर रिजल्ट लेकर के आते हैं। ऐसे आप इंडस्ट्री के अंदर हो तो वहां पे भी देखोगे कि आप 20% ही लोग हैं जो कंपनी को एक्चुअल में चला रहे हैं या एक्चुअल में ऊपर लेकर के जा रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 80% है। बाकी के जो 80% है उनका कंट्रीब्यूशन 20% है। तो इसी प्रिंसिपल पे जो है पैरेटो चार्ट या पैरेटो लॉ काम करता है कि जो 20% प्रॉब्लम्स हैं वो 80% कंट्रीब्यूट करती हैं, उनको फाइंड आउट करना हम किससे सीखते हैं? पैरेटो चार्ट के थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिफिकेशन। इससे हमें पता चलता है कि कहां कहां पर हमें एक्शन लेने की जरूरत है। उसके बाद है हमारा स्कैटर डायग्राम। इसके बाद है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या हो गया? कि हम इस तरीके से बार ग्राफ्स बनाते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस बार ग्राफ या किस टावर के ऊपर हमें एक्शन लेना है। और सबसे आखिरी है हमारा कंट्रोल चार्ट्स। तो ये टोटल 7 QC टूल्स हैं जिसके बारे में आप अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और आप इसके ऊपर मेरी एक इन डिटेल वीडियो भी है 7 QC टूल्स के ऊपर, वह भी आप देख सकते हो। दोस्तों इसके बाद जो है हमारी टिप नंबर 5 वह है KPI, और साथ में क्या है? MIS। KPI क्या हो गया? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। MIS क्या हो गया? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। KPI के ऊपर भी मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूं,
दोस्तों किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर या किसी भी पर्सन के कुछ KRAs होते हैं, की रिजल्ट एरियाज होते हैं, जिसमें उसको रिजल्ट देना है। उसको मॉनिटर करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट की बात करूं तो उसका KPI क्या है, कस्टमर कंप्लेंट रिडक्शन, कि हमारा टारगेट है कि कस्टमर कंप्लेंट 0 करना। KPI हो गया कस्टमर कंप्लेंट को हम मॉनिटर करेंगे। ऐसे ही PPM एक KPI हो गया क्वालिटी डिपार्टमेंट का, PPM लेवल। एक कस्टमर रिटर्न हो सकता है, रीवर्क हो सकता है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हो सकता है। तो क्या हो गए, ये सारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गए जिनको हम मॉनिटर करके किसी की भी परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। इसी तरीके से होता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि मैनेजमेंट को कैसे इंफॉर्मेशन जा रही है कि कंपनी के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं या क्या क्या आउटपुट आ रही है। तो वह हमें किससे पता चलता है, वह पता चलता है MIS से। तो आपको MIS बनाना आना चाहिए, कम से कम अपने डिपार्टमेंट का तो बनाना आना चाहिए कि भाई हमारे जो है टोटल 18 प्रोसीजर है पूरी कंपनी के अंदर जो रन हो रहे हैं, जिसमें से 18 के 18 लाइव है या 18 में से 16 लाइव है, 2 के ऊपर काम चल रहा है। ये हो गई एक MIS। तो जो KPIs हैं उनको उठा करके जब हम एक सिंगल फॉर्मेट में डाल देते हैं और मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वह बन जाती है हमारी MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपको KPIs के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, KPIs बनाने भी आने चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग भी आनी चाहिए। इसी तरीके से आपको MIS की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा MRM, मंथली रिव्यू मीटिंग, कि हर डिपार्टमेंट से हमने रिव्यू लेना है मंथली। किस चीज का रिव्यू लेना है, उनके KPIs का रिव्यू लेना है कि उन्होंने क्या क्या किया, इस महीने उनका क्या क्या आउटपुट रहा, कहाँ वो फेलियर हुए, किसमें उन्हें मेहनत करने की जरूरत है। तो मंथली एक मीटिंग ली जाती है मैनेजमेंट के द्वारा हर डिपार्टमेंट के HOD से कि उनके डिपार्टमेंट में क्या क्या रिजल्ट आए, क्या क्या आउटपुट आई, उसको हम बोलते हैं मंथली रिव्यू मीटिंग। तो एज ए MR, एज ए QMS इंजीनियर आपको MRM कंडक्ट कराने की पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपको कंडक्ट कराना आना चाहिए। 8D और कापा मेकिंग, जो कापा है करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। जब कोई कस्टमर कंप्लेंट आई या इंटरनल कोई कंप्लेंट आई तो आपने उस पे क्या करेक्टिव एक्शन लिया और क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया कि वह दोबारा से प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगी। तो एज ए MR आपको कापा की फुल नॉलेज होनी चाहिए कि कापा कैसे बनाते हैं या 8D कैसे बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे शुरुआत की जाती है प्रॉब्लम की, रूट कॉज तक कैसे पहुंचा जाता है, करेक्टिव एक्शंस कैसे लिए जाते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस कैसे लिए जाते हैं। तो इसकी आपको फुल जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारे IATF 5 कोर टूल्स। 5 कोर टूल्स IATF के क्या है, APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA। ठीक है, ये पांचों के पांचों जो है आपको अच्छे से आने चाहिए, अच्छे से इनकी समझ होनी चाहिए, इनका इस्तेमाल करना आना चाहिए, ये आपको बनाने आने चाहिए। अगेन मैं ये बोलूंगा कि कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ इस बात पे रहता है कि हम थियोरेटिकली सीख जाएं कि भाई ये कोर टूल क्या है, कितने कागज बनते हैं, ठीक है। अब उसका हमें मतलब नहीं पता कि अगर हम MSA कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, SPC कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मैंने इंटरव्यू में एक दो बार पूछा भी, भाई MSA करते हैं तो क्यों करते हैं, ठीक है। कोई जवाब नहीं मिला मेरे को, बस ये पता जी करते हैं जी, इंस्ट्रूमेंट का करते हैं। भाई करते क्यों है, जरूरत क्या है उसको करने की। बोला जी इंस्ट्रूमेंट का एरर। मैं कहा अच्छा फिर कैलिब्रेशन क्यों कराते हैं। तो आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए कि करते क्यों है। सिर्फ रट्टा मार लेने से आप हो सकता है कि इंटरव्यू में तो पास हो जाओ लेकिन आगे आप उसको लेकर के नहीं चल पाओगे, आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको जो 5 कोर टूल्स हैं उसकी इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कैन मेक प्रोसीजर्स, SOP, वर्क इंस्ट्रक्शंस, क्वालिटी अलर्ट्स एंड फॉर्मेट्स। अब प्रोसीजर क्या होते हैं या SOPs क्या होते हैं। प्रोसीजर और SOPs क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी काम करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। उसको जब हम नोट डाउन कर देते हैं कि इस प्रोसेस का क्या
इस प्रोसीजर का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, कौन कौन इसके अंडर आएगा, प्रोसेस क्या फॉलो होगा, कागज कौन कौन से बनेंगे, कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, रिवीजन नंबर क्या है। जब उसको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर नोट कर लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्रोसीजर। वर्क इंस्ट्रक्शन क्या है कि वर्क इंस्ट्रक्शन में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा होता है कि सपोज मेरे को गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी चलाने का क्या पहला है, पहले चाबी से आपको दरवाजा खोलना है, चाबी लगानी है, ठीक है, चाबी लगा के सेल्फ स्टार्ट करेंगे या जिसमें पुश बटन है तो पुश बटन दबाएंगे, गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर क्लच दबाएंगे, फिर फर्स्ट गियर डालेंगे, फिर एक्सेलरेट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते जा रहे हैं। तो ये अगर कहीं पे लिख के हमने टांग दिया तो वह क्या हो गया, हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन। इसमें स्टेप्स लिखे होते हैं इन डिटेल, और जो प्रोसीजर है उसमें सारी जानकारी लिखी होती है, ठीक है। एक प्रोसीजर के अंदर हो सकता है हमें बहुत सारी डब्ल्यूआई बनानी पड़ जाए, एक एक स्टेप के भी हो सकता है एक एक डब्ल्यूआई बनानी पड़ जाए। क्वालिटी अलर्ट आपको बनाने आने चाहिए कि कोई कस्टमर से अगर कंप्लेंट आ गई तो आप उसको शॉप फ्लोर पे कैसे आप उसको कम्युनिकेट करोगे। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम की फोटो लगाते हैं, कस्टमर कंप्लेंट की फोटो लगाते हैं, उसमें लिखते हैं नीचे कि क्या प्रॉब्लम आई थी और उसको कैसे हमने ठीक करना है या किस चीज का ध्यान रखना है, और उसको डिस्प्ले करना होता है। साथ ही साथ आपको कोई डिक्टा रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एज ए एमआर, एज ए क्यूएमएस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपको बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी सर्कल एसजीए की नॉलेज। स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर कि आपने कोई छोटा छोटा कोई प्रोजेक्ट ले लिया, कि सपोज हमने इस महीने एक प्रोजेक्ट लिया कि मुझे रिवर्क जो है वो 1% पे लेकर के आना है। तो ये हमने इसके ऊपर एक थीम बनाई और उस पे एक अपनी टीम बना करके उस पे हमने काम करना शुरू किया, उस पे इनिशिएटिव्स लिए और उसको क्लोज किया, उसकी पीपीटी बनाई कि भाई पहले हमने जब काम शुरू किया तो ये रिवर्क लेवल था, हमने उस पे ऐसे ऐसे रूट कोज को फाइंड आउट किया, उस पे ये एक्शन लिया, बिफोर आफ्टर लगाए, और अब जो हमारा रिवर्क है वो इतना आ चुका है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है वो किसमें की जाती है, क्वालिटी सर्कल या एसजीए एक्टिविटी के अंदर की जाती है। तो इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कैलिब्रेशन एंड इस प्रोसीजर, कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसका कैलिब्रेशन क्यों करना होता है। ये आपको पता हो कि भाई जब हम समय के साथ किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वियर एंड टियर आ जाता है। तो जो चीज नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट बना है, क्या वह उसको सही नाप रहा है या गलत नाप रहा है, इसको चेक करने के लिए हम उसको कैलिब्रेट करते हैं, और उसमें अगर कोई प्लस माइनस एरर होता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसका एक प्रोसीजर होता है, इसका एक तरीका होता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट आप इंटरनली कैलिब्रेट या वैलिडेट कर सकते हो, और कुछ को आपको एनएबीएल सर्टिफाइड लैब से ही कराना होता है। तो ये सारा हमें प्रोसीजर के अंदर डिफाइन होता है, तो इसकी आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट्स, कि भाई एज ए एमआर या एज ए क्यूएमएस इंजीनियर आपको इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करना आना चाहिए। इंटरनल ऑडिट क्या होती है कि एक ऑडिट की चेकलिस्ट बनती है हर डिपार्टमेंट की, सपोज एचआर है, मार्केटिंग है, मेंटेनेंस है, प्रोडक्शन है, स्टोर है। तो हर डिपार्टमेंट की इंटरनल ऑडिट की एक चेकशीट बनेगी, उसमें कुछ चेक पॉइंट्स होंगे। तो उस चेक पॉइंट के हिसाब से जो दूसरे डिपार्टमेंट का पर्सन है, जो इंटरनल ऑडिटर है, वह आकर के आपके डिपार्टमेंट को चेक करेगा कि आपके जो फॉर्मेट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, जो डिफाइन किए गए हैं, वो आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये सारी चीजें इंटरनल ऑडिट के अंदर चेक की जाती हैं। तो एज ए एमआर आपको इंटरनल ऑडिट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ही इंटरनल ऑडिट की चेकशीट्स भी बनानी पड़ेंगी। अगर इंडस्ट्री के अंदर जिसके अंदर आप काम कर रहे हो उसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है इंटरनल ऑडिट का, तो आपको इंटरनल ऑडिट का सिस्टम लेकर के आना पड़ेगा। चेकशीट्स बनेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उसका प्लान बनेगा इंटरनल ऑडिट का कि हर 6 महीने में हमने इंटरनल ऑडिट करना ही करना है। अब उसके कुछ पॉइंट्स निकलेंगे, उन पॉइंट्स को इंटरनल ऑडिट के आपको क्लोज करना होगा। नेक्स्ट है कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग। वैसे तो एमआर का डायरेक्ट रोल नहीं है कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग का, क्वालिटी हेड इसको हैंडल करते हैं या क्वालिटी इंजीनियर हैंडल करते हैं। लेकिन आपको भी कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट आई तो कैसे क्यूपीआर रेज होगा, उसको हम कैसे कापा भर के कैसे क्लोज करेंगे,
और उसका कहाँ कहाँ चेंज होगा, क्योंकि जब कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है तो उस केस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में भी अपडेट करना होता है, पीपेप भी अपडेट होते हैं, एफएमईए भी अपडेट होते हैं, कोई हो सकता है नया फॉर्मेट हमें लगाना पड़े, कोई नया सिस्टम हमें लगाना पड़े, तो इसलिए कस्टमर कंप्लेंट की भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड फंक्शंस। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं सारे के सारे जो स्किल्स है, सारी की सारी जो नॉलेज है, वो कवर कर सकूं एज ए क्यूएमएस, एज ए एमआर जो आपको चाहिए। मैं चाहता तो इसको 10 मिनट में भी खत्म कर देता, लेकिन उससे आपके जो डाउट्स हैं वह क्लियर नहीं हो पाते। तो कंटिन्यू करते हैं। तो जो 14th हमारी जो स्किल्स है वह है नॉलेज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड फंक्शन। अब मैंने ये क्यों लिखा कि वेरियस डिपार्टमेंट एंड फंक्शन की नॉलेज, आप क्या कर लोगे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में बारे में जान करके, वह इसलिए जरूरी है कि जब किसी डिपार्टमेंट का आप प्रोसीजर बनाओगे, ठीक है, उसके फॉर्मेट्स बनाओगे, उसके फॉर्मेट्स आप डिजाइन करोगे, तो आपको उस डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग भी तो बतानी चाहिए कि मैं क्वालिटी में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे मेंटेनेंस के प्रोसीजर्स भी बनवाने हैं, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है मेंटेनेंस होती कैसे है, कि मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। तो इसलिए आपको जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फंक्शनिंग, उनके काम करने का तरीका, उनके अंदर क्या क्या सिस्टम्स हैं, वो सारी जानकारी होनी चाहिए। और एक और चीज मैं बताता हूँ, ज्यादातर एमआर या क्यूएमएस क्या गलती करते हैं कि दूसरी कंपनी का जो प्रोसीजर है उसको कॉपी पेस्ट मार के कंपनी का नाम चेंज किया और चिपका दिया, उससे हासिल कुछ नहीं होना, बस आपने एक कागज कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन आपको करना क्या चाहिए एक्चुअल में, अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से प्रोसीजर्स फॉर्मेट्स डिजाइन करने चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है, आपको हर डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरल एंड रिटन और इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड। वैसे मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि भाई इंग्लिश जरूरी आना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, वह भी तो एक लैंग्वेज है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो हमारे ज्यादातर स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, प्रोसीजर्स हैं, या हमें कहीं से रेफरेंस लेना है, तो वो ज्यादातर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। अगर वह आपको नहीं आएगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे, तो आप लागू क्या करोगे। दिक्कत ही ये है ज्यादातर लोगों की जो क्यूएमएस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, वह बस कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं। आधे लोगों को तो मतलब भी नहीं पता कि वह जो लिख रहे हैं उसका क्या मतलब है। इसलिए जो आपकी इंग्लिश है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको समझ में आनी चाहिए। अंग्रेजी जो आप लिख रहे हो आपको समझ में आनी चाहिए, उसका मतलब समझ में आना चाहिए। यह नहीं होने चाहिए काला अक्षर भैंस बराबर, लिख दिया लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं पता। ठीक है। ऐसे ही जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, चाहे वह बोलने में हो या लिखने में हो, कि आपको कई बार हो सकता है मेल लिखनी पड़े, कस्टमर को लिखनी पड़े, इंटरनल डिपार्टमेंट्स को लिखनी पड़े, आपको बात करनी पड़े, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, चाहे वह हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, वह एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छे लेवल की होनी चाहिए आपको एज ए एमआर, क्योंकि आपको मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि कस्टमर की ऑडिट हो रही है, उसको हैंडल करना है, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद जो 17वीं स्किल है वह है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। सारा का सारा क्यूएमएस चलता ही इस पर है कि डॉक्यूमेंट का कंट्रोल क्या है। एक ही फॉर्मेट के चार चार रिवीजन घूम रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर, लेकिन हमारे जो क्यूएमएस भाई साहब हैं या एमआर है, उनको अता पता ही नहीं होता। तो आपको जो अपना डॉक्यूमेंट कंट्रोल है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भाई मास्टर कॉपी किस लिए बनाते हैं, कंट्रोल कॉपी किस लिए बनाते हैं, ऑब्सोल्यूट कॉपी जो बनेगी तो उस समय हमें क्या करना होगा कि सारी सारी कंट्रोल कॉपीज को लेना होगा, मास्टर कॉपीज को लेना होगा, उनको डिस्ट्रॉय करना है या उनपे ऑब्सोलीट का ठप्पा लगाना है। तो ये सारी एक्टिविटी, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे एमआर बन सकते हो, अच्छे क्यूएमएस इंजीनियर बन सकते हो। नेक्स्ट है स्किल नंबर 8, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑडिट की नॉलेज। कि प्रोसेस ऑडिट कब की जाती है, उसका क्या प्लान बनता है, प्रोडक्ट ऑडिट करते हैं तो उसका क्या प्लान बनता है,
प्रोसेस ऑडिट किस लिए करते हैं हम, कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर जो हमने प्रोसेसेस डिफाइन किए हैं क्या वह फॉलो हो रहे हैं या नहीं फॉलो हो रहे। सपोज हमने सीएनसी के कोई कंपोनेंट बनाने हैं, उसमें लिखा हमने फीड इतनी होनी चाहिए, आरपीएम इतना होना चाहिए, ये वाला इंसर्ट लगाएंगे, ये वाला ड्रिल लगाएंगे, तो वह क्या फॉलो हो रहा है या नहीं फॉलो हो रहा, तो वो हम किस में चेक करेंगे, प्रोसेस ऑडिट के अंदर। और जो प्रोडक्ट ऑडिट होती है, प्रोडक्ट ऑडिट के अंदर क्या चेक करेंगे, ये कंट्रोल प्लान के अंदर जो प्रोडक्ट के डायमेंशंस लिखे हुए हैं कि इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, डाया इतना होना चाहिए, ठीक है, टोटल लेंथ इतनी होनी चाहिए, रेडियस इतना होना चाहिए, रनआउट इतना होना चाहिए, जो भी उसके डायमेंशंस हैं उनको जब हम चेक करेंगे वो किसमें चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑडिट के अंदर चेक करेंगे। तो एज ए क्यूएमएस आपको प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑडिट दोनों कंडक्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फॉरेन चेंज मैनेजमेंट एंड अबनॉर्मल सिचुएशंस। अगर आप मेस के लिए काम कर रहे हैं या मारुति के लिए आप काम कर रहे हैं, तो उनकी ऑडिट होती है मेस की वीएसए ऑडिट, तो उसके अंदर एक क्रिटिकल क्लॉज होता है फॉरेन चेंज मैनेजमेंट। और आजकल ज्यादातर कंपनियां, चाहे वो मारुति के लिए काम करती हैं या नहीं करती, वो फॉरेन चेंज की रिक्वायरमेंट करने लगी हैं। तो बेसिकली क्या है, चार प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। जब इन चारों को हम मिलाते हैं तो एक हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। और फॉरेन चेंज के अंदर क्या है कि जब हम इन चारों में से किसी भी एक में चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो जब इन चारों में से किसी भी एक के अंदर हमने कोई चेंज या बदलाव किया, तो फॉरेन चेंज के अंदर उसको हम क्वालिटी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देते हैं, क्वालिटी चेक्स को इंक्रीज कर देते हैं, ताकि जो इम्पैक्ट है अगर आए तो उसको हम कंट्रोल कर सके और कस्टमर तक वह जो है खराब माल ना चला जाए। तो यही सारी रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन चेंज की। ठीक है, तो आपको फॉरेन चेंज की पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। फॉरेन चेंज के ऊपर हमारा एक कोर्स भी अवेलेबल है एवाईटी इंडिया एकेडमी की ऐप के ऊपर। आप वहां से भी जाकर के आप फॉरेन चेंज का कोर्स बाय कर सकते हो, जिसमें आपको पूरी फॉरेन चेंज के ऊपर वीडियो मिलेगी, सारे के सारे फॉर्मेट मिलेंगे आपको फॉरेन चेंज के अंदर, एबनॉर्मलिटी मैट्रिक्स, फॉरेन चेंज का प्रोसीजर, उसके फॉर्मेट्स, सारी चीजें आपको वहां पे रेडीमेड मिल जाएंगी, आप उनको यूज कर सकते हो और उनको अपने यहाँ पर इस्तेमाल में ला सकते हो। इसके बाद जो स्किल है वह है मेकिंग एंड फाइनलाइजिंग इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, चाहे वो इनकमिंग के इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड हो, इन प्रोसेस के हो या फाइनल के हो, आपको बनाने आने चाहिए कि भाई इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड कैसे बनाएं, कि भाई आपको कोई मटेरियल चेक करना है तो उसको चेक करने का क्या क्या तरीका है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है, ये सारी जानकारी किस में दी जाती है, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड में। एज ए एमआर, एज ए क्यूएमएस आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इन डिटेल जानकारी होनी चाहिए आपको, तभी आप एक अच्छे एमआर हो। इसके अलावा जो आखिरी स्किल है, स्किल नंबर 21, की वेरियस प्लान्स, जितने भी प्लान है, ठीक है, चाहे वो एसपीसी का है, एमएसए का है, प्रोडक्ट ऑडिट का है, प्रोसेस ऑडिट का है, ठीक है, ठीक है जी, जितने भी ये प्लान्स हैं, लेआउट इंस्पेक्शन का है, ठीक है, एफएमईए रिव्यू का है, कंट्रोल प्लान रिव्यू का है, ये सारे प्लान्स आपको बनाने आने चाहिए कि भाई ये बनाना है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर जो है एमआर के अंदर ही आता है कि वो जितने भी प्लान है, एनुअल प्लान जो बनते हैं क्वालिटी से रिलेटेड, वह तैयार करता है और उसको फॉलो करवाता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है और आपके काम की है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और लोगों के भी ये वीडियो काम आ सके और सभी की स्किल इंप्रूव हो। सभी की स्किल इंप्रूव होगी तो पूरे के पूरे इंडिया को फायदा होगा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो। धन्यवाद।